बातें मुलाकातें दैनिक ट्रिब्यून के इस कार्यक्रम में आप बहुत से सामाजिक कार्यकर्ताओं से रूबरू होते रहे हैं, बहुत से राजनीतिज्ञों से भी, पॉलिटिशियन से भी जो रूबरू होते रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो सिने कलाकार के रूप में मुंबई में जो अभिनय की दुनिया है, जो संगीत की दुनिया है, उनको संगीत का आप बादशाह भी कह सकते हैं, रेडियो का खास तौर पे। ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप कभी जब अपनी कार में जा रहे हैं तो आपका सफ़र कई बार बहुत सुहाना रहता होगा या लगता होगा। शायद आप मेरे इस पॉइंट से कुछ ना कुछ अंदाज ज़रूर लगा रहे होंगे। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपको रूबरू करा रहा हूँ उस बहुयामी हस्ती से जिसका नाम है अन्नू कपूर। अन्नू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भाई साहब, दैनिक कौशल ट्रिब्यून साहब, मंच पे। अब आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे याद किया। तो अन्नू जी, अगर हम इस बात की शुरुआत जो है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है अंताक्षरी, तो हम वार्ताक्षरी शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल वार्ताक्षरी। जी जी। तो वैसे मैं ज़्यादा औपचारिकता में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि बहुत से लोग स्टार्ट करते हैं कि आपकी आयु है 70 कंप्लीट कर चुके हैं, क्या क्या कुछ किया है। अन्नू जी, मैं आपका आज कार्यक्रम देखा था, प्रेस क्लब में भी मैंने देखा कार्यक्रम। मैं बिल्कुल मैं प्रश्न नहीं पढ़ना चाह रहा, पढ़े ही नहीं जा रहे, क्योंकि आपकी जो जादुई व्यक्तित्व है, जो जिसने जो हमें इतना आकर्षित किया है। आप हैं क्या, आप इतना ज्ञान रखते हैं, अध्यात्म का ज्ञान आप रखते हैं, भाषाओं का ज्ञान आप रखते हैं, आप धर्मों का ज्ञान आप रखते हैं, और साथ में ये भी कहते हैं कि मैं तो जो है भगवान को नहीं मानता हूँ। आप हैं क्या? मैं पहले आपसे ही शुरुआत करना चाहता हूँ कि आप अपना परिचय खुद ही करवाइए प्लीज। कबीर का एक दो शब्द, ना कछु किया, कबीर कहते हैं जी। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं इस दोहे के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ, बल्कि कबीर ने ऐसा कहा, जी। ना कछु किया न करी सका, जी। न करने जोग शरीर। जी। ना कछु किया न करी सका, न करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया, भये कबीर कबीर। जी। मेरा होना या मेरा होके ना होना भी मेरे हाथ में नहीं है, अगर सच पूछो तो। और ये तो मुझे पता पड़ गया है, जितनी जल्दी पता पड़ जाए उतना ही सौदा सस्ता हो जाएगा भाई साहब। कि हमारी हस्ती, हमारी औकात, हर मनुष्य की औकात कुछ नहीं है। जो बड़ी बड़ी सत्ता की सिंहासन के ऊपर बैठे हुए हैं जी, या हमारे शहर के अंदर रोटी के चंद टुकड़ों के लिए हाथ फैलाता हुआ वो मनुष्य जी, अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, रंक हो जी, जाना सबको है। तो आने से लेकर जाने तक जी का जो सफर है जी, वो असल में वापसी की कोशिश है। ये सफर ठीक से कट जाए जी, बस इसी की चेष्टा में लगे रहते हैं। कुछ लोग अपना बहुत ज़्यादा नाम करके जाते हैं, कुछ लोग गुमनामी में ही चले जाते हैं। उमर खयाम ने एक बहुत अच्छी बात कही
कि जिस दिन मुझे ये आभास हुआ, जिस दिन ये मुझे आभास हुआ कि फर्श पर सोने वालों के सपने जी मखमल के गद्दों पे सोने वालों के सपनों से खराब हों, उसी दिन मुझे परमात्मा पे विश्वास हो गया। जरूरी नहीं है कि जो मखमल के गद्दों के ऊपर सोते हों उनके सपने बड़े मीठे होते हों, बिल्कुल जरूरी नहीं है। और जो पत्थर की गट्टियों के ऊपर जो मेरा मजदूर सोता है और वो उसके सपने मीठे नहीं होते हैं, ये भी कोई जरूरी नहीं है। कुछ इस जिंदगी के अंदर कुछ जरूरी नहीं है। तो क्या क्या करना, ठीक है, थोड़ा बहुत काम कर लिया, 2 पैसे कमा लिए। मैंने 2 पैसे कमाए, मुकेश अंबानी ने बहुत ज़्यादा कमा लिया है। लेकिन जहाँ आगमन है वहीं निर्गमन है, तो इसके ऊपर कुछ वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने अभी अन्नू जी बात की गद्दों की, फर्श की, तो मेरे एक याद आ गया किस्सा, शायद आपसे जुड़ा है, वहीं से बात ले लेते हैं हम। जब आपको शुरुआती दौर में, जब आप किशोर आयु में थे, शायद आपको शौक़ था शायद गीत संगीत का, ऐसा कि ऐसा सुनने में आया, आपने शायद कहीं कहा भी होगा कि आपकी माता श्री जब गए हुए थे बाहर कहीं, आपने फर्श के ऊपर कोई साबुन जैसा कुछ वो फैला दिया और ताकि आपका जो पैर है वो थिरके अच्छी तरह से। तो वहाँ से शुरुआत करते हैं कि कैसे ये आइडिया कैसे आया? देखिए, भारत में मनोरंजन का मुख्य माध्यम, कम से कम इतना कह सकते हैं कि 1931 के बाद जब से फिल्मों ने बोलना शुरू किया, हम सब भारतीयों का मनोरंजन का मुख्य माध्यम धीरे धीरे सिनेमा बन गया है। तो हर किशोर को, पहले भी जब मैं 15-16 साल का था तब भी, और आज के बच्चों को भी, कहीं ना कहीं हमारा सिनेमा और सिनेमा के लोग, सिनेमा के हीरो और हीरोइन बड़े अट्रैक्ट करते हैं। तो वो मेरे लिए बिल्कुल एक बाल सुलभ बात थी। लेकिन मैं ये सोचूं कि मुझे कोई फिल्म इंडस्ट्री में आना है, तो आप विश्वास करिए ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था। मेरे सपने IAS बन के देश की सेवा करने के थे। लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे सपने टूटे। मैं उतना पढ़ नहीं पाया क्योंकि मेरे माँ बाप गरीब थे, और मेरा एकेडमिक करियर तो अच्छा था, अच्छा पढ़ाई में था, लेकिन नहीं कर पाया। सो अभिनय या संगीत अच्छा लग सकता होगा, लेकिन मेरा पैशन नहीं है, वो मेरा हॉबी नहीं है। आपने जो बात की है, सपने टूटे, जब सपना टूटता है तो वास्तविकता सामने आ जाती है। जी। तो सामने जीवन चेतन जो हम बैठे हैं जिस तरह से, वो सामने आता है। तो आप अभी आपने ये बात की है कि आप IAS का बनना चाहते थे और ये सपना था आपका। लेकिन ये भी हो सकता है कि डेस्टिनी ने ये सोचा हो कि ये सपना टूटने के बाद ही एक उसमें से एक ऐसा कलाकार निकलेगा जो एक दिन रेडियो का बादशाह हो सकता है, या मल्टी फेसेट पर्सनैलिटी हो सकता है, जो निर्माता भी हो सकता है, निर्देशक भी हो सकता है, और एक गायक भी हो सकता है, और एक चरित्र अभिनेता भी हो सकता है। जी भाई साहब, बिल्कुल कौशल साहब। तो उसमें आपको संतोष है या कि सपने? नहीं, बिल्कुल संतोष नहीं, संतोष की बात नहीं है। लेकिन मैं अपना काम ईमानदारी के साथ करता हूँ। जब भी कोई पूछता है संतोष, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरी डेस्टिनी थी, डेस्टिनी ही सर्वोच्च है। आप ताज्जुब करेंगे, मैं बात को घुमाना नहीं चाह रहा हूँ, कि आई थिंक 3rd सेंचुरी या 4th सेंचुरी में मक्खली गोशालक नाम के एक विचारक ने आजीवक नाम का एक दर्शन सामने रखा। जी। आजीवक दर्शन की किताबें चली गईं। जी। विभिन्न धर्म वालों ने उन किताबों को, उस दर्शन की मीमांसा को दबा दिया। उसने कहा, आपकी नियति, बात बार बार नियति की करते हैं वो, धर्म की नहीं, नियति, कोई कर्म नहीं, आपके सारे कर्म भी उसी नियति के द्वारा संचालित है। आज मैं और आप बैठ के यहां अपना कर्म कर रहे हैं, ये नियति ने लिखा था जी। ये नियति थी, वरना आपने सोचा भी नहीं था। सो ये मेरे पास किताब आई आजीवक की, मेरी नियति थी जो मुझे यहाँ पे ले आई। अब जिस हाल में हूं, जिस जगह पे हूं, मैं अपना काम ईमानदारी के साथ करूंगा। ठीक है, ईमानदारी के साथ करूंगा और चला जाऊंगा मैं। लेकिन ईमानदारी के साथ काम करते हुए जरूरी नहीं कि उसके साथ मेरी आत्मा भी खुश हो, ऐसा नहीं है।
हाँ, संगीत एक ऐसी चीज़ है कि सुनता हूँ, अच्छा गायन जब सुनता हूँ मैं, तो बहुत संगीत मेरे लिए एक मनोरंजन का साधन नहीं है ना, संगीत मेरे लिए मनोरंजन नहीं है। और मैंने अपनी वसीयत में लिखा है कि जब आप सब लेके जाएंगे मुझे, तो कौन सा संगीत चलना है। मैंने लिखा है कि आपको मॉरिस जाग का जो लारास थीम जिसको बोलते हैं, वो बजानी है आपको, ठीक है। और मोज़ार्ट, वुल्फगांग अमेडियस मोज़ार्ट की जी माइनर में सिम्फनी नंबर 40 बजानी है आपको। शिव कुमार शर्मा ने जो उस्ताद शफात खान के साथ एक वीडियो है, बहुत पुराना है, वो हंसध्वनि राग आप बजाएंगे। हाँ, राजन साजन मिश्रा का आप राग झंझोटी बजाएंगे मेरे लिए, और हाँ और मालकौस बजाएंगे उनका गाया हुआ, ठीक है। और गोरख कल्याण आप उनका बजाएंगे मेरे लिए, और राग दुर्गा भी आप मेरे लिए बजाएंगे। लता मंगेशकर का कौन सा गाना बजाएंगे, ये भी लिखा हुआ है। किशोर कुमार का कौन सा गाना बजाएंगे, ये भी लिखा हुआ है। मोहम्मद रफ़ी का कौन सा गाना बजाएंगे। अगर संगीत मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है मुझको। और मुझसे पूछा गया कि आपने संगीत में क्यों नहीं ट्राई किया। मैंने कहा यार, जहाँ लता मंगेशकर को सुनाओ, जहाँ मन्ना डे को सुनाओ, मोहम्मद रफ़ी को, किशोर कुमार को, आशा भोसले को सुनाओ, हेमंत कुमार को सुनाओ, मुकेश को सुनाओ, उसके बाद मैं काय को किसी अपना भी क्यों ट्राई करूँ मैं। लेकिन मजबूरी में शो करते वक्त गाना पड़ता है। अनुज जी, आप ठीक है, IAS की बात आपने की है, लेकिन आपके जो सब्जेक्ट रहे हैं, मैथ रहा है, साइंस भी रहा है जी, और ये भी सुनने में आया कि आप सर्जन बनना चाहते थे। वो देखिए, घर की स्थिति ऐसी थी कि पिताजी की लोक नाटक मंडली थी जी, तो उस वक्त समाज में इस तरह के कार्य करने वालों को, जो नाटक नौटंकी वाले लोग हैं, गाना बजाना, जबकि उनका अपना कोई एक्टिंग वैक्टिंग से कुछ लेना देना नहीं था, अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे, नीची दृष्टि से, नीची नज़र से देखते थे। इसलिए मेरी माताजी की यही कोशिश रही कि उनके सारे बच्चे कोई रिस्पेक्टेबल जॉब करें, सर्जन बन जाए, IAS बन जाए, अच्छा कोई सरकारी नौकरी करके प्रतिष्ठा जहां हो। इस वजह से ये सपने थे मेरे, ये भी बहुत बड़ा कारण था। तो हम सब जो है अपने समय के फाइनेंशियल, रिलीजियस और सोशल और पॉलिटिकल जो कंडीशंस होती हैं, उनके बाय प्रोडक्ट हैं हम, तो वो होना ही था। तो आपके, क्योंकि आपने अपने बात की है कि नाटक मंडली बनाने की बात की है, आपने बचपन की बात की है, तो हम वहीं से थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं कि आपके शायद दादाश्री जी आर्मी में थे। जी, डॉक्टर कृपाराम कपूर जी। हाँ, तो वो इतने अच्छे पद पे रहे हैं, उसके बाद आपकी जो हम कई बार जीवनी पढ़ते हैं, कई किताबों में भी आपकी, मेरी सिस्टर की अभी किताब निकली है, यूँ गुजरी है अब तक, सीमा कपूर। हाँ जी, सीमा कपूर की किताब भी हमने पढ़ी है, उसमें भी देखा है कि कैसे आपने जो अपना बचपन है, आपके माता पिता का, ये माता का खास तौर पे संघर्षशील रहा है, लेकिन आपके दादा का जैसे पद था, इतना अच्छे पद पे थे, तो वो आर्थिक स्थिति बाद में कैसे। एक तो दादा की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी जी, शायद 40s और लेट 40s में ही जाके मेरे दादाजी स्वर्गवासी हो गए थे। जी जी। और मेरी दादी ने सारे बच्चों को पाला। मेरी दादी जंग की थी और स्थिति, आर्थिक स्थिति ठीक थी क्योंकि अच्छे पैसे वाले थे, परंतु मेरे फादर ने वकालत की परीक्षा करने, मतलब वकालत की पढ़ाई करने के बाद एक कोई साहब मिल गए, तो वो जो नाटक नौटंकी खोल ली, इस वजह से पंजाबियों के अंदर ही तो ये सब काम अच्छे, मरासियों का धंधा करता है, की करता है, तो मेरे फादर से नाराज हो गए। और फादर को कोई बिजनेस का कोई वो था नहीं, तो डाउनफॉल और वो तो होना ही था। और धीरे धीरे घर की जो आर्थिक स्थिति थी बद से बदतर होती चली गई। किसी जमाने में अच्छी होगी, मेरे बड़े भाई साहब के टाइम के ऊपर ठीक थी, लेकिन मुझ तक आते आते मुफलिसी शुरू हो गई। मेरी बहन ने, मैंने, मेरे सबसे छोटे भाई ने, हमने बहुत दुर्दिन देखे हैं, लेकिन उसके बावजूद ना तो बाबूजी ने ना मेरी माताजी ने गलत रास्ता पे जाने की कभी प्रेरणा नहीं।
हमेशा सदचरित्र, अच्छे रास्ते पे चलो बेटा, कोई बात नहीं, भूखा रहना पड़े कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके लिए मैं अपने जनक, मतलब मेरे अपने बाबूजी का और मैं अपनी माताजी का बहुत आभारी हूँ। और जब बाबूजी चले गए थे तो कुछ नहीं था, उन्होंने सारी जिंदगी भर कुछ ना जोड़ा, ना कुछ कमाया, ना कुछ नहीं किया, किरायों के मकान में रहते रहे, लेकिन गलत मार्ग पे जाने की कभी शिक्षा नहीं दी। और मैं तो कहूँगा कि अगर एक अगले जन्म का कोई कॉन्सेप्ट है तो मैं अगले जन्म में भी स्वर्गीय श्री मदनलाल कपूर और श्रीमती कमला कपूर के यहाँ ही पैदा होना चाहूँगा, उनका ही पुत्र होना चाहूँगा। जी। हाँ, आपने अगले जन्म की बात की है, एक अभी अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की। एक अभिनेता होता है प्रतिभाशाली जी, एक होता है गोरा चिट्टा हीरो। हाँ जी। तो आपने ये भी कहा है कि अगले जन्म में आप जो अभी वो आपकी जो नो टैलेंट ओनली ब्यूटी ये आप दोबारा हमें यहाँ मेरे दर्शकों को हमारे जरा बताइए क्या कहना चाहते हैं। क्या है कि जिसके पास ब्यूटी होती है, खूबसूरती होती है, उनकी मंजिल थोड़ा सा फिल्म इंडस्ट्री में आसान हो जाती है और उनको इतना करते हैं तो इतना मिल जाता है। हम जैसे लोग जो बदसूरत हैं, ना शक्ल है, ना सूरत है, ना पर्सनालिटी है जी, उनको इतना करते हैं, इतना सारा करते तो इतना मिलता है जी। और ये है, अब क्या कर सकते, किसको दोष दूं? किसी को दोष नहीं दे सकता, नियति नहीं इस तरह से चुना हुआ है। तो इसीलिए मैं कहता हूं अगला जन्म कुछ है तो अगले जन्म में फर्स्ट ब्यूटी, नो टैलेंट, नो प्रॉब्लम। ये आपके जो स्टाइल है, जो एक तरह का क्रिस्पी या कहिए व्यंग बाण चलाना, ये जो आप हीरो जिसको आप बोलते हैं, आप जो कहना चाहते हैं वो सब दर्शक समझ रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। हालांकि आप वो नहीं बनेंगे, ना आपका आत्मा वो बनना चाहेगी जो आप कह रहे हैं जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगे जो आपका सफ़र, जो आपने वही बताया कि अपने माता श्री का, पिता श्री का मार्गदर्शन जो था, वो महत्वपूर्ण मोड़ कब आया? जब पहले तो आप जैसे बता रहे हैं सर्जन या आईएएस, ऐसा मोड़ कब आया जब आपने ये तय कर लिया कि अब आप अभिनय के लिए ही बने हैं, आप संगीत या गीत के लिए ही बने हैं? कौशल जी, मैंने तय नहीं किया जी। पढ़ाई छूट गई, पढ़ाई छूटने के बाद इधर उधर कभी लॉटरी के टिकट बेचे, कभी चूरन के नोट बेचे, कभी चाय बेची है। मैंने भी चाय बेची है जी, ध्यान रहे, यहाँ पर चाय बेची है मैंने। चाय बेचना कोई बुरी बात नहीं है। प्रधानमंत्री ने भी बेची। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बुरी, बहुत अच्छी बात है जी। बहुत अच्छी बात है। इसके ऊपर भी प्रधानमंत्री को लेके, इस बात को लेके भी बहुत लोगों ने वो कहा, नहीं, हमारा देश कैसा भी है लेकिन प्रजातंत्र का ये भी एक रूप है कि यहाँ पर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। मैं आपकी बात को घुमाना नहीं चाहता क्योंकि मेरे तो विचार आते हैं, मुझे क्या मालूम आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इस दुनिया के में दो ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं जी, जिनके बारे में मैंने जाना है, बहुत सम्मान करता हूं उनका। पहले हैं जॉर्ज वॉशिंगटन जी, और दूसरे हैं अब्राहम लिंकन। मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूं उनका। मतलब आप ये देखिए कि मैं जब अमेरिका जाता हूं, मेरी वाइफ अमेरिकन है, मैं कोशिश करता हूं कि रिचमंड में मैं, वो जैसे कहने मत्था हाँ सर, मैं बहुत मानता हूं। अब्राहम लिंकन के फादर कॉबलर थे, जूते बनाते थे, जूते। अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। तो एक सेनेटर था, उसने मजाक में कहा कि आप इतनी तकरीर कर रहे थे, तो मजाक में कहा कि आप तो जूते गांठने वाले के हो, आप तो जूते गांठने वाले के बेटे हो यार, क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो आप। तो अब्राहम लिंकन ने उस सेनेटर को जवाब दिया कि जनाब, मैं मानता हूं कि मैं एक जूते बनाने वाले का बेटा हूं, लेकिन मेरा देश इतना महान है कि जूते बनाने वाले का बेटा भी अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। और मेरा पिता ने जितने अच्छे जूते बनाए हैं लोगों के, उनमें से हो सकता है आपके पिताजी हो, आपके भी जूते बनाए हों उन्होंने।
और अगर किसी वजह से आपके जूते खराब हो गए हो तो अपने जूते खराब मेरे पास ले आना, मैं व्हाइट हाउस में बैठ के उन जूतों को ठीक कर दूंगा, क्योंकि मैं एक चमार का बेटा हूं। अरे सर क्या बात है सर, ये गट्स होते हैं बोलने के, ये होता है, ये नेता नहीं है, ये वो लोग हैं जो जिनके ऊपर समाज आशाएं टिका के बैठता है जी, समझे ना। तो वो सर, मैं बड़ा इमोशनल आदमी हूं कुछ मामलों के अंदर, अपने देश के मामले में बहुत इमोशनल हूं मैं, अपने कि किसी तरह से मेरे देश के लोग बातें बहुत सत्यमेव जयते की बात करते हैं। सत्यमेव जयते में कि जो जीत गया वही सत्य हो गया, ऐसा लगता है। तो कभी ना कभी तो अच्छा होगा। हमारे विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत की जो आत्मा की सृजनता थी, जो मौलिकता थी, उसका विनाश ही कर डाला है पूरी तरह से। हमें कहीं ना कहीं अब नए भारत की खोज करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आपने रेडियो में कई बार प्रोग्राम देखा हो, शायद किसी चैनल पे भी आया हो, कि खास करके जब देश प्रेम की बात होती है तो देश प्रेम के मामले में आप ऐसा खो जाते हैं। आज के आपके आंसू देखकर फिर मेरे वो बात याद आ गई है जो आप रेडियो पर, आपकी राष्ट्रभक्ति, आपका ये बहुत से एक्टर देखे हैं हमने, रोने के लिए तो कई तरह के वो डालते हैं, बूंदे डाल के आंखों में तब रोना लाते हैं। तो ये जो आपके अंदर है, आप एक कैरेक्टर एक्टर ही नहीं, ऐसा लगता है कि आप अंदर बाहर से जो है ना वो सबके सामने हैं। ऐसा जो ये मैं आपको इस वक्त, क्योंकि मैं भी भावुक सा हो गया जी देखकर कि इस तरह प्रटेंड नहीं करना है, जो बिल्कुल जो है बाहर से अंदर से। तो रेडियो में भी आप ऐसे राष्ट्रभक्ति की बातचीत पर, तो ये आप में किस तरह से ये भावना है जो ये माता और पिता दोनों की वजह से आई। मेरे दादाजी क्रांतिकारी थे, मेरे परदादाजी क्रांतिकारी थे, और माताजी की वजह से आई कि हम, देखिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूं, मेरे जैसा आदमी किसी पॉलिटिकल पार्टी या को बिलोंग कर भी नहीं सकता है, और पॉलिटिक्स के लिए मेरे पास टैलेंट भी नहीं है, लेकिन देश सर्वोपरि है, राष्ट्रहित सर्वोपरि। अब आपको लगेगा ये तो आरएसएस का नारा है, होगा आरएसएस का नारा है, लेकिन ये एक देशभक्त का भी नारा है। हम हिंदुस्तानियों ने एक ऐसे करप्ट, भ्रष्ट, आडंबरी समाज की रचना कर डाली है। उसके पीछे बहुत सारी पॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं, उसके पीछे हमारे विदेश है। 1100 साल में भारत की आत्मा का नाश हो चुका है, और हमने क्या किया, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौशल भाई लेनी बंद कर दी है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, गलत किया नरेश जी ने किया, गलत किया अच्छा किया, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो समाज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से घबराता हो, मैं रेडियो के ऊपर भी मैंने कहा कि तुमको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मैं आपके चैनल के ऊपर भी कहता हूं, इस देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, मैं हूं जिम्मेदार, क्योंकि ये देश मेरा है, इसकी एक एक गली मेरी है, इसकी सड़क पे लगा हुआ एक एक रोड़ा मेरा है, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। जब तक हम ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लाएंगे, जब तक हमारे अंदर अनुशासन नहीं होगा, अनुशासन नहीं होगा, तब तक एकता नहीं आएगी। और जिस राष्ट्र में एकता नहीं है उस राष्ट्र का कुछ नहीं किया जा सकता है। वही हमारी कमी है और कुछ नहीं है। 140 करोड़ आबादी के अंदर 1040 करोड़ समस्याएं हैं, और कोई भी व्यक्ति तिरंगे झंडे के तले आकर समर्पित नहीं होना चाहता है। तो दुनिया का कोई नेता 1040 करोड़ समस्याएं नहीं सुलझा सकता। तुम्हें खुद सुलझानी होगी, तुम्हें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, तुम्हें खुद अपने अंदर अनुशासन लाना पड़ेगा। आप देखिए, मैंने एक उसमें कहा था, अनुशासन एकता लाता है। हमको इस्लाम से सीखना है अनुशासन क्या होता है। वहां बोल दिया गया है, डूज एंड डोंट्स बिल्कुल क्लियर है। हाथ यहां पे रखना है, इधर ऊपर रखना है, उसके बाद ही कलमा पढ़ना है, इसके बाद ही नमाज पढ़नी है, वही लिखा गया, ऐसे ही करना है। तो एक अनुशासन एकता ला देता है।
उस एकता जिस दिन आ जाएगी, अनुशासन आएगा, ठीक है। हमने हमारे महाराष्ट्र के मुंबई शहर में किसी ने डिसीजन लिया कि ड्रंक एंड ड्राइविंग नहीं करनी है, कोई भी करे पकड़ के अंदर करो, लेके जाओ मजिस्ट्रेट के सामने, 3,000 रुपए फाइन है। आप ताज्जुब करेंगे क्या कमाल के रिजल्ट मिले हैं, क्या कमाल के रिजल्ट मिले हैं। और उस रिजल्ट मिलने से हुआ क्या, क्योंकि किसी एक व्यक्ति ने निर्णय लिया ईमानदारी के साथ कि कोई भी शराब पी के गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जाए, कोई भी हो, मेरा बेटा भी हो, मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मेरा बेटा भी हो, पकड़ के बंद करो। वो पुलिस वालों ने कहा कि आप सीरियस? हाँ जी सीरियस है, जिसका भी निर्णय था। और आप ताज्जुब करेंगे, अपराध ड्रंक एंड ड्राइविंग का ड्रास्टिक कम हो गया, क्योंकि पुलिस वालों ने कहा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू रिश्वत नहीं दे सकता, 3,000 चला तिकडे चला मजिस्ट्रेट मध्ये, हो न्यायाधीश कुठे ते तिकडे बसा, हाँ 24 कलाक बसा, मतलब 24 घंटे बैठ तू यहां पर, उसके बाद में करो। और उसका फायदा ये हुआ कि एक्सीडेंट होने बंद हो गए, साथ साथ एक नया बिजनेस खुल गया, डायल अ ड्राइवर। हजारों ड्राइवर्स को काम मिला कि भाई आज है कि मियां बीबी ने कहा पार्टी में जाना है यार, ड्रिंक करेंगे दोनों के दोनों, अभी क्या करें यार, नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं, डायल अ ड्राइवर, 800 रुपए 8 घंटे का, 800 रुपए लेते, ड्राइवर है, नमस्कार मैडम, दोनों मियां बीबी करके नया बिजनेस खुल गया। यही होता है, इसी तरह से कमाई होता है, अच्छे सही ढंग से। हमको वही सोचना पड़ेगा। हमारे जो कानून हैं, वो जो दकियानूसी कानून है, उनको हटा के समालोचना करनी पड़ेगी कि हमको क्या चाहिए। हमें मालूम है, हमें डंडा खा के काम करने की आदत है। कानून को स्ट्रिक्ट जब तक पाया, ऊपर से लेकर नीचे तक कानून जो बनाते हैं वही सबसे पहले तोड़ते हैं। डेमोक्रेसी हमेशा खतरे में आती है जब जो रूल बनाने वाले होते हैं वही रूल को मानते नहीं हैं। अनुज जी, जैसे मैंने कहा है कि मल्टी फेसेट पर्सनैलिटी हैं आप, आपको जिस भी विषय पे हम ले जाएं तो कई गंगाएं, कई नदियां बहती हैं और आप उधर ही बहना शुरू हो जाते हैं। हम आपको वापस से झालावाड़ की गलियों में लेकर जाना चाहते हैं, भोपाल और शिवपुरी की गलियों, क्योंकि झालावाड़ में मैं इतना रहा नहीं हूँ, भवानी मंडी में रहा हूँ जी। तो आपका जो पारिवारिक, जो आपके बहन भाई, उनमें से रंजीत को तो मैं जानता हूं, और आपकी बहन को तो मैं आपको अच्छी तरह से जानते ही हैं, वो तो हमारे पास आए भी हैं यहाँ। तो और आपका परिवार में कौन अभिनय के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में परिवार में बच्चे? आप सभी इसी में हैं। नाम? सबसे बड़े रंजीत कपूर हैं जी, उसके बाद मैं आपके सामने योर्स, हम्बर ट्रूली योर्स। उसके बाद हमारी एक ही बहन है सीमा कपूर, उसने अभी किताब लिखी है, यूं गुजरी है अब तक, वो खुद प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, बहुत अच्छा लिखती है। एक ही बहन है हमारी। और भाई जिसकी बहनें हैं सबकी बहनें सलामत रहे, हमारी बहन तो फिर वीरांगना है। और उसके बाद एक छोटा भाई है निखिल कपूर, सभी इसी में। निखिल कपूर ने अपना पूरा जीवन माता की सेवा में समर्पित किया, पूरा जीवन उसने माता के पास ही रहा, उनकी देखभाल की। उसका एक बेटा है आयाम, और जो बहुत ही प्रतिभाशाली है, रैप बहुत अच्छा गाता है। मेरा छोटा भाई, हाँ मुझे ताऊजी बोलता है, अपने यहाँ तो ताया यहाँ जी, बहुत अच्छा है, बैडमिंटन का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। तो उसको अभी सीमा बुआ जी जो है, वो उसको हम लोग मोटिवेट करते हैं। हाँ। इसके साथ ही चलते चलते, क्योंकि परिवार की बात चल पड़ी है, तो आप एक्सटेंडेड जो आगे फैमिली आपके बच्चे हैं जी, उनकी भी बात कर लेते हैं। पहले हम एक बात ये करना चाहेंगे कि आपकी जो श्रीमती हैं वो अमेरिका से हैं जी, शायद वहीं पे बड़ी पली जी। जी नहीं, पैदा जन्मभूमि उनकी। वो आपका ये खोज, उनकी खोज या उन्होंने आपकी खोज कैसे की है? मेरे को कौन खोजेगा जी, मैं नहीं फांस लिया। जरा किस्सा। हाँ जी। आज से बरसों पहले मेरी एक दोस्त थी, कॉस्मेटिक सर्जन थी, डॉक्टर भारती मारू, उसके क्लिनिक में मैंने इनको देखा। और उस ब्रीड का हूँ कि भाई प्रेम अच्छा, पहली नज़र में ही प्यार हो गया। और हम उस ब्रीड के थे कि जिससे प्यार हो गया उसके साथ ही शादी करनी। उनका नाम भी बता देंगे? नहीं, अनुपमा उनका नाम है, अनुपमा पटेल नाम है। बोर्न एंड ब्रॉट अप उनके इन न्यू जर्सी जी, मॉन्टविल करके मॉरिस टाउन करके एक जगह है, वहाँ पे हॉस्पिटल में पैदा हुई थी वो 16 जैन 1969 को। उनकी बैकग्राउंड गुजरात से है? जी। उनके और अपने
फादर की तरफ से, जी, पिता की तरफ से, उनके पिता भी अमेरिका शायद 50s या 60s में गए थे, बहुत तो अर्ली सेटलर्स जिसे बोलते हैं। ओके, तो मेरी जो पत्नी है वो अपने पिता की तरफ से 100 वर्ष में पैदा होने वाली पहली कन्या रत्न है। तो गुजरातियों में तो बहुत बड़ी बात फैमिली है। में, मतलब उनकी फैमिली में पिता की तरफ से सारे लड़के हैं, ये पहली लड़की पैदा हुई। ओके, तो वो बहुत मानते हैं। ये मुलाकात आपकी यूएसए में हुई थी? नहीं, यही मुंबई में ही हुई है, मुंबई में हुई थी। ओके, तो वो बस उसके बाद तो मैंने इनका नंबर निकाला, हाँ। और उसके कुछ दिन के बाद मैं मिलने गया, आई हुई थी यहाँ पर जी। तो मैंने 5 बजे मिला था मैं, और 5:35 पे मैंने प्रपोज कर। सॉरी, बीच में काट रहा हूँ, उस वक्त आपकी पोजीशन क्या थी? मैं 750 रुपए के कमरे के एक छोटे से रेंटल फ्लैट में रहता था। मुझे को थोड़ा मालूम है कि इतनी पैसे वाली लड़की हो। मैंने तो सोचा ही नहीं, काश हमने पैसा देख के मोहब्बत की होती। ना, हमने तो मोहब्बत की है बस। तो आपकी जैसी पर्सनैलिटी है, आप हर एक को आकर्षित कर लेते हैं, तो क्या ये कोई मैस्मराइज कर दिया आपने? नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा, मैंने 5 बजे मिला, 5:35 पे मैंने कहा, हाउ मच डू यू वैल्यू द ऑनेस्टी? एंड शी सेड, इफ समवन वांट्स मी टू बी इनफिडल, आई डोंट वैल्यू दैट काइंड ऑफ ऑनेस्टी। आई सेड, विल यू मैरी मी? बस 5:35 पे बोल दिया, शादी करेगी। 17 दिन में तो शादी भी कर ली भाई साहब। 17 दिन में मेरी डॉक्टर के क्लिनिक में शादी भी कर ली। उसकी तरफ से कोई भी नहीं था। और जब पता पड़ा तो वहां तो उत्थे रौला पै गया। कहते कौन है यार, ये तो कौन है? गई थी मामूली सा एक एक्टर हैगा, कुछ कितना 750 रुपया भाड़े का। मैं कह रहा 750 रुपया दे तो उस टाइम पे $100 भी नहीं होंगे सी। ते उनकी मदर ने फोन किया, एंड शी सेड, सो यू मैरिड माय डॉटर? आई सेड, यस मैम. And she said, would you be able to keep her happy? I said, there is no guarantee. There is no guarantee. क्योंकि मेरा ऐसा मानना था, मैं सुख और दुख की गारंटी कैसे ले सकता हूँ जी? वो मुझसे पूछ रही कि तुम मेरी बेटी को सुखी रख पाओगे? मैं किसी को सुख और दुख देने वाला कौन होता हूँ? वो तो ऊपर है कोई वाला, नियति है। उस वक्त तो मैं परमात्मा और आत्मा की, ईश्वर भगवान, मैंने कहा ऊपर वाला, मानने वाला, ऊपर क्या कर रहे हो आप? बस इस तरह से। और वो, मैं सच बोलूं, बीच में बहुत उतार चढ़ाव लाइफ क्या है वो फिर कभी बताऊंगा। बहुत हम लोगों के बीच में। शादी 17 दिन में हो गई जी। बच्चे हमारे 4 हैं जी। वो मैं अपने फैमिली के बारे में किसी दूसरे इंटरव्यू में, और उसके उतार चढ़ाव जो हुए, अलगाव जो हुआ, वो बाद में कभी बात करेंगे। तो ये प्रॉमिस है कि आप यहाँ? जी, जरूर आऊँगा। आप हैं तो जरूर आऊँगा आप। और मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरी जो पत्नी है अनुपमा, उनका नाम है, अनुपमा पटेल नाम है, और वो मेरी पत्नी नहीं है, मेरी सोलमेट है। क्या बात? हाँ, सोलमेट है मेरी। वो मेरी केवल एक, जैसे कहते धर्म पत्नी है मेरी, कानून से मेरी पत्नी है, नहीं, वो मेरी और उसकी आत्मा, हम दो सोलमेट है मेरी। वो आपका अनुभव मिल गया ना दोनों का? हाँ, वो जो कुछ है हम दोनों का जो है, हमारे बच्चे भी, हमारे प्रेम है, हम लोग एक दूसरे, बहुत एक्सप्रेसिव फैमिली है जी। और बच्चे बहुत अच्छे हैं हम लोग। आपने नाम लिया अनुपमा, तो उसी बात से मेरे ध्यान में आ गया, आपका नाम भी जो अन्नू कपूर जो है, उसकी भी एक कहानी है, वो भी थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को। माता पिताजी ने तो अनिल रखा था उस टाइम के ऊपर, अनिल, सुनील, विनोद, विकास, यही ऐसे नाम हुआ करते थे। अब जब मैं 82 में मुंबई शहर में आया तो अनिल कपूर हीरो, वो मुझसे फिल्म इंडस्ट्री में सीनियर है, तो अब, और हम दोनों ही शबाना आज़मी के घर पे, तो अब किसी ना किसी को नाम चेंज करना था। वो हीरो है यार, वो अपना नाम क्यों चेंज करे? मैं तो गरीब आदमी हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो अपने यहाँ परिवारों में अनिल को, अनुराग को, अनुपम को, अनवर को, इन सबको निकनेम ओ अन्नू 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 कह देते हैं। तो इसलिए शबाना आज़मी ने कहा अन्नू, वो पुकारती अन्नू थी, तो अन्नू कपूर रख लो। मैंने कहा ठीक है जी, अन्नू कपूर हो गया, गोगा कपूर हो गया, पिंचू कपूर हो गया। मैंने कहा ना हिचकी रखे तुसी ला लो यार। तो ये वार्ता का जो हमारा सुहाना सफ़र है, ये यूं ही चलता रहे, क्योंकि थोड़ा सा गंभीर बातें हो रही हैं। मैं अन्नू जी ये चाहूँगा
कि आप गुनगुनाते भी हैं, गाते भी हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। हमारे दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए कुछ चंद पंक्तियां यहाँ पे। हिंदी में आपको सुनना है कि आप पंजाबी में, वैसे आप बुल्ले शाह का भी आप बहुत जिक्र करते हैं, या अरे आप मतलब जो सो कॉल्ड हम बात करते हैं, जो संन्यास्त, जो सच्चे सन्यासी हुए हैं जी, जो सच्चे पीर हुए हैं, मुर्शिद, मतलब उनमें बुल्ले शाह तो बुल्ले शाह है, बुल्ले शाह तो बुल्ले शाह है। तो हो जाए कुछ। ये जो कलाम है, कहानियां आती हैं, बड़े बड़े जो एनलाइटेंड लोग होते हैं उनकी कहानियां हैं जी, फिक्शन है, हो सकता है सही कहानियां नहीं हो, फिक्शन हो, गढ़ी हुई कहानियां हो, किसी ने बना दी हो ऐसी कहानियां हो, लेकिन कहानी बहुत सुंदर है इसलिए सुनाऊंगा जरूर। कहानी सुंदर है इसलिए, कहानी बड़ी सुंदर है, कहानी जो सुनाने वाला है सुनाऊंगा जरूर जी। सो बुल्ले शाह के जो गुरु थे शाह इनायत जी, तो बुल्ले शाह वो नाराज हो गए थे, नाराज हो गए वो, क्योंकि बुल्ले शाह ने कह दिया था कि मेरा जो उस्ताद है, लोगों ने पूछा तेरे उस्ताद की कौम क्या है, जात क्या है, तो कह दिया है कि वो सैयद है। थे राइयां थे, किसान, काश्तकार, जो पंजाब में एक कम्युनिटी थी, किसान जिनको कहते हैं ना, राई बोलते हैं। गुरु नाराज हो गया, पहला बिठा दिया, बुल्ले को दर्शन नहीं देना। अब कहानी सुनिए कि गुरु के दर्शन नहीं हो तो कैसे करेंगे। तो बुल्ले शाह ने एक ककड़ी वाले का भेष धरा जी, पंजाबी में ककड़ियों को तरह कहते, ठीक है, बिल्कुल। ककड़ी वाले का भेष धरा और उसी मोहल्ले से निकला वो गुरु को मनाने के लिए। आप देखिए क्या प्रेम हो, गुरु को मनाने के लिए। कहना तरा ले ले तरा, तरा ले ले तरा, जे तू तारे ते मैं तरा। अब इसको आई विल नॉट बी एबल टू ट्रांसलेट इन एनी लैंग्वेज। You have to understand, you have to feel. Those who are Punjabi, those who are, I will not be able to translate in English or in French. Tara lale tara je tu tare te main tara. पंजाबी समझ सकते हैं तैरना, फिर भी बैतरणी तर जाए, कहते ने गंगा तर गए, बैतरणी तर गए, हिंदू ऐसे कहते ने जैसे तर गए जी, तर गए जी। फिर भी नहीं माने। गुरु जी को डांस करने का शौक है, डांस देखने का शौक है, तो उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और वहां पे गाना गाने लगे। गुरु जी ना, बुल्ले शाह लड़की का भेष धर के, लड़की का भेष धर के, लड़की का, अच्छा, उनको शौक था सुनने का, तो वो लड़की का भेष धर के आ गए। ठीक। अभी AR रहमान ने कंपोज किया था, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। गुलजार साहब ने लिखा, बहुत अच्छा लिखा। गुलजार साहब संपूर्ण सिंह कालरा साढ़े सिख पंजाबी ने, लेकिन ये सुखविंदर जो सिंगर थे जी, उसने मुतासिर किया होगा। AR रहमान के बस की बात नहीं है ये, AR रहमान के बस की बात नहीं है, और द रीजन अलग है का। ये सुखविंदर मुतासिर हुआ है बुल्ले शाह से। उन्होंने क्या, छेती बौड़ी वे तभी बाव नहीं ता मैं मर गईया, छेती बौड़ी वे तभी बाव नहीं ता मैं मर गईया, छेती बौड़ी वे तभी बा नहीं ता मैं मर गईया, तेरे इश्क ने नचैया, तेरे इश्क ने नचैया वे, कर थैया थैया छेती बौड़ी वे तभी बा नहीं ता मैं मर गईया, छेती बौड़ी वे तभी बा नहीं ता मैं मर गईया, तेरे इश्क ने नचैया, तेरे इश्क ने नचैया वे, कर थैया थैया छेती बौड़ी वे तभी बा नहीं ता मैं मर गईया, मिले तार नाल
ਤਾਰ ਤੇ ਨੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਲੇ ਤਾਰ ਨਾਲ ਤਾਰ ਤੇ ਨੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜੇ ਬੇਤਾਰ ਨੱਚੇ, ਮੇਲੇ ਤਾਰ ਨਾਲ ਤਾਰ ਤੇ ਨੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਤਾਰ ਨੱਚੇ। ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਬੁੱਲਾ ਨਾਚਾ ਸੀ, ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਜਿਹੜੇ, ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਬੁੱਲਾ ਨਾਚਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਨੱਚੇ। ਛੇਤੀ ਬੌੜੀ ਵੇ ਤਬੀਬਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਛੇਤੀ ਬੌੜੀ ਵੇ ਤਬੀਬਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਨੱਚਣ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰ ਨੱਚ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਨੱਚਣ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰ ਨੱਚ ਕੇ। ਬੁੱਢੋ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਹੋ, ਆਸ਼ਿਕ ਸਦਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਯਾਰ ਨੱਚ ਕੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੱਚਿਆ, ਮਜਨੂ ਪਾਇਆ ਲੈਲਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨੱਚ ਕੇ। ਛੇਤੀ ਬੌੜੀ ਵੇ ਤਬੀਬਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਛੇਤੀ ਬੌੜੀ ਵੇ ਤਬੀਬਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਛੇਤੀ ਬੌੜੀ ਵੇ ਤਬੀਬਾ नहीं था मैं मर गई। वाह वाह, बहुत खूब। अनु जी, हम फिर वापस अपने जब मुझे लगा कार्यक्रम के, ये ठीक है, ये भी जरूरी था थोड़ा सा, ताकि माहौल जो है थोड़ा खुशनुमा माहौल हो जाए। आप का जो 70 वर्ष के आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये यात्रा जो है, इसकी शुरुआत से लेके थोड़ा आप अपने जो फिल्म जो आपने बनाई या जिसमें रोल किया, थोड़ा सा आप अपना एक्सप्लेन करें। जी, मुझे पहली बार मौका मिला दिया है फिल्म बनाने का, प्रोड्यूस करने का, श्रीमती जया बच्चन ने, जिनको मैं अपनी बड़ी बहन मानता हूँ। वो भी एक वीरांगना है और मैं बहुत आभारी रहूँगा उनका। अभय नाम की एक फिल्म बनाई थी, जो जिसका जो कहानी भी मुझे मेरी सिस्टर सीमा कपूर ने सुनाई थी, फिर उस कहानी को मैंने डेवलप किया। वो कहानी ऑस्कर वाइल्ड की एक कहानी है जिसका नाम है द कैंटरविल्स घोस्ट, वो कहानी का नाम है। उसके ऊपर आधार मान के मैंने फिल्म बनाई जिसका नाम था अभय, जहाँ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि करुणा ही की वजह है, करुणा, कंपैशन से ही आदमी भय से मुक्त हो सकता है। और जो व्यक्ति अपनी रियलिटी को स्वीकार कर लेता है, वही भय मुक्त हो सकता है। ये अभय इसीलिए फिल्म का नाम रखा। और एक साइंटिफिक फैमिली है, तो जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप भूत की एक कहानी है, जिसमें बाद में कुछ और लोगों ने भी इसी तरह के सब्जेक्ट के ऊपर, अमिताभ बच्चन की भी एक, शायद मैंने सुना इस तरह की फिल्म कोई आई थी, लेकिन भूत की कहानी, तो उन्होंने पूछा कि क्या आप कमिट कर रहे हैं कि भूत होते हैं। मैंने कहा इससे क्या मतलब है कि भूत होते हैं या नहीं। क्या मेरा सब्जेक्ट है आप डरते हो कि नहीं डरते हो, आप डरते हो या नहीं डरते हो। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक छोटी सी एक कहानी और सुना दूं आपको। कहानी सुनाना मेरा काम है। तो क्या हुआ कि बालक नानक एक दिन अपने घर से 12 साल की अवस्था में घर से वापस गायब हो गए। गांव वालों ने ढूंढा के पता चला कि बालक नानक जो है मरघट में जाके बैठे हुए हैं। सबने कहा पुत्र ये क्या, मरघट में क्यों बैठे हुए हो? तो उन्होंने कहा, बालक नानक ने, मरघट, इसको तुम मरघट क्यों बोलते हो? मरघट जहां आके लोग मरते हैं, इसलिए मरघट बोल रहे हैं। कहते हैं यहां कोई आके मरता नहीं है, यहां तो लोग मरे मराए आते हैं। मरघट में नहीं मरता, बल्कि जिसको तुम घर बोल रहे हो मरेंगे वहां पर, और अंतिम यहां पे आएंगे मरघट के, और 4 लोगों के कंधे का सहारा लेके आएंगे। अच्छा नहीं लगता है, तो यहां पे 4 लोगों का कंधे का सहारा लेके आऊं, किसी का आलंबन लेके आऊं, किसी का सहारा सपोर्ट लेके आऊं। तो मुझे लगा मैं पहले ही बगैर किसी का सहारा लेके मैं इस मरघट के अंदर आके बैठ गया। नाना बालक नानक को आप मार नहीं सकते हैं, क्योंकि ये भय से मुक्त हो चुके हैं जीवन की सच्चाई को। तो मेरी फिल्म ये थी अभय, जो मैंने 94 में, तो उसके लिए हाँ, ये फिल्म जो है 94 या 95 में बनी, और जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है इस पे राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। हॉरर फिल्म थी? नहीं, हॉरर नहीं थी, बच्चों की एक फिल्म थी। बिल्कुल
और स्पेशल इफेक्ट्स उस जमाने में पीटर परेरा साहब ने और अरुण पाटिल ने बहुत साथ दिया, उन्होंने किया। सुदर्शन नाग जी इसके डीओपी थे, आज नहीं है हमारे बीच में, और बहुत आभारी रहूंगा मैं नाना पाटेकर का। नाना पाटेकर ने मेन रोल किया था, 3 बच्चे थे। और मुनमुन सेन का बहुत आभारी हूँ, बेंजामिन गिलानी साहब का बहुत आभारी हूँ। जी जी। अब थोड़ा सा आपके इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं कि आपने एनएसडी से किया है, कोर्स किया है। पहले आपके पिता की जो थी उन्होंने बना रखी थी अपनी मंडली, जो उसका क्या नाम था? भोपाल थिएटर भी था, बाद में मोती बाबा एक थे, उन्हें मोती मेमोरियल थिएटर भी रख दिया गया जी। भोपाल थिएटर के नाम से पहले था। हाँ, भोपाल थिएटर, जय हिंद थिएटर, जय हिंद थिएटर भी था जी। हाँ, जय हिंद थिएटर। तो उसके बाद एनएसडी में आने का कब, कैसे? मैं 1976 में एनएसडी आया मैं, और 80 में मैं क्लियर किया है। क्लियर करना था 79 में, लेकिन 78 के मिड में मैं बीमार पड़ गया था। तो मुझे स्कूल में उन्होंने कहा, बीवी कारण साहब आ गए थे, तो ईश्वर उनकी भी आत्मा को शांति दे, उन्होंने कहा नहीं तुमको रिपीट करना पड़ेगा। मेरी स्कॉलरशिप भी बंद करवा दी। तो बड़े मुश्किलात में मैंने सेकेंड ईयर रिपीट किया, और इस तरह जो कोर्स 3 साल का डिप्लोमा होता था, अब तो डिग्री हो गया, उसको 4 साल में मुझे करना। तो उसके बाद पहली फिल्म स्टार्ट आपका जो है, पहली फिल्म श्याम बेनेगल की फिल्म मंडी, उसका नाम था मंडी, पहली फिल्म थी। तो श्याम बेनेगल साहब ने, बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने दिया। एक छोटा सा डॉक्टर का रोल था जी। तो इस तरह से सिलसिला हो गया। फिर मृणाल सेन साहब के साथ काम किया, गिरीश कर्नाड के साथ काम किया, राहुल रवेल साहब के साथ एक पहली कमर्शियल जो फिल्म थी वो बेताब थी, और राहुल रवेल के साथ मैंने टोटल 4 फिल्मों में काम किया। तो अभी तक वो एकमात्र डायरेक्टर है जिनके साथ 4 फिल्मों में काम किया है। पहली थी बेताब, उसके बाद अर्जुन, उसके बाद योद्धा, और उसके बाद अर्जुन पंडित। तो वो राहुल रवेल साहब ऐसे जिनके साथ 4 बार काम किया है। नेक्स्ट जिनके साथ 3 फिल्में की हैं वो प्रियदर्शन है। तो पहली फिल्म थी मुस्कुराहट, दूसरी थी गर्दिश, और तीसरा सजाए काला पानी में मैंने वीर सावरकर का रोल किया। और जो केतन मेहता ने फिल्म बनाई थी सरदार, उसमें गादी का रोल किया मैंने, जो उस समय की बहुत सबसे कॉस्टली फिल्म थी, सबसे ज्यादा महंगी फिल्म थी वो का। और अब आपने ये थोड़ी ट्रिमिंग की हुई है जी, ये भी लगता है क्योंकि आप क्लीन शेव रहते हैं वैसे जी, तो शायद ये भी किसी फिल्म नहीं, मैंने सबसे पहले दाढ़ी बढ़ाई थी। दाढ़ी तो बढ़ाते रहते क्योंकि मुझे क्रेप लगाने में थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो अभी एक फिल्म आई है पैरी पौना, और पैरी पौना के बाद एक और फिल्म आई है पंजाबी निकाह, जो सलमान खान के छोटे भाई जो सोहेल खान हैं वो डायरेक्ट कर रहे हैं। तो उसमें मुझे लखनऊ का नवाब है, और संजय दत्त जो है वो पंजाबी का रोल कर रहे हैं, मैं नवाब साहब का हूँ, मेरा बेटा है, उनकी बेटी है। तो ये कहानी है, उस वजह से दाढ़ी रखनी पड़ेगी मुझे। इसी बीच में हमारे जो ड्रीम गर्ल 1 और ड्रीम गर्ल 2 के डायरेक्टर है राज शांडिल्य साहब, वो एक स्क्रिप्ट, उसका नाम है पैरी पौना, तो मैं उसमें पापा का रोल कर रहा हूँ। तो वो उसके लिए, वो सरदार जी हैं, तो उसके लिए दाढ़ी बढ़ानी पड़ेगी मुझको जी। तो ये फिल्मों के साथ साथ आपका जो रेडियो के साथ आपका जुड़ाव हुआ जी, तो अंताक्षरी से आपका काफ़ी परिचित। अंताक्षरी 1993 में आई थी, और उसने सब कुछ मेरे करियर का आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से, प्रोफेशनल रूप से, सब हर तरह से अंताक्षरी का मेरे करियर में सबसे बड़ा योगदान है जी। गजेंद्र सिंह का मैं बहुत आभारी रहूँगा। और सुहाना सफ़र हमने स्टार्ट किया था 2013 के बिगिनिंग में, जो आज भी चल रहा है। बिल्कुल रेडियो का प्रोग्राम है, कहानियाँ सुनाता हूँ, गाने सुनाता हूँ, वो आज भी चल रहा है। और मैंने सुना है कि शायद 12 साल के अंदर उसको 24-25 अवार्ड मिल चुके हैं जी जी। ये इतनी उम्र में आप यादाश्त जो है, ऐसे क्या आप कोई योग अभ्यास या कोई ध्यान लगाते हैं कि नहीं, वो हेरिडिटरी है, वो मिला है। मदर फादर, मेरे फादर की भी याददाश्त बहुत अच्छी थी, मदर की भी याददाश्त बहुत अच्छी थी। और मदर ने कहा था, भी मैं ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बच्चों के पास गया था, तो मैंने उनको बोला, बच्चों को मैंने कहा, बेटा एक होता है तुम जो अध्ययन कर रहे हो, जो स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो नौकरी पाने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए कर रहे हो। नहीं, जिस दिन तुम पढ़ाई अपने लिए करोगे तो चीजें तुम्हारे पास हमेशा याद रहेंगी। पढ़ाई अपने लिए करना तो ज्ञानी रहोगे, लेकिन जब आपने पढ़ाई की नौकरी पाने के लिए, डिग्री पाने के लिए पढ़ाई की कि नौकरी मिल जाए, करियर बन जाए, तो हो सकता है नौकरी बढ़ के तो, लेकिन हो सकता है गधे के गधे ही रह जाओ।
अनुज जी, आप कपिल शर्मा के प्रोग्राम में भी मेरे ख्याल 3-4 बार आ चुके जी हैं जी शायद। जी जी। और सुहाना सफर में कपिल भी अपना आप, अमृतसर का बच्चा है, हाँ, बहुत बहुत प्यार करता है, बहुत। तो वहाँ पे आप उनको कई बार आप बात करते हुए सिफारिश होती है, कोई अच्छा सा गाना गुनगुना दीजिए, जी जी जी। क्या हम भी ये सिफारिश कर सकते हैं? नहीं, अभी तो मैंने गाना गा दिया, वो वो तो आप पंजाबी दिखा में है। दीजिएगा आप अपने कह रहे थे उसमें। पंजाबी में, आपने बोला भाई पंजाबी हमने कहा था, जी जी। लेकिन हिंदी में भी थोड़ा सा 2-4 पंक्तियां। वो हिंदी का तो नहीं है, लेकिन ब्रज भाषा का गाना है। जी। ब्रज ब्रज से ब्रज तो कृष्ण की जी भूमि है, और यहाँ से तो ब्रज भाषा का वो गाना बहुत ही, रात शाम सपने में आए, अरे दहिया पी गए सरा दहिया पी गए, ये गाना इतना ज्यादा बहुत पॉपुलर 4 बार वायरल हो चुका है ये गाना। और वो ये गाना ब्रज का भजन है, लोग गाते हैं। तो ये मैंने वहां पर इसमें कवित्व जो था, मैंने 350 साल पुराना एक रैप सॉन्ग सुनाया, तो जनता को पसंद आ गया, बच्चों को भी बहुत पसंद आया। मैंने कहा देखो तुम्हारे कंट्री का जो रैप है वो कैसे है, तो वो जो भाषा है, रसखान की जो भाषा है, आज गई होती भौ रही हूँ रसखान रही, कहीं नंद के भौ नहीं, बाको जियो जुगलाक करो, जसमती को सुख जात नहीं, तेल लगाए लगाए के अंजन, भौ बनाए बनाए डिठोरी, बा छवि को रसखान बिलोकत, भारत काम कला ने दिकोटी, और काग के भाग बड़ी सजनी, हरी हाथ से ले गो माखन रोटी। अब ये मैंने कोई रट्टा थोड़े लगाया है, ये तो अच्छा लगा, माता जी ने कहा बेटा देखो क्या भाव है रसखान के, तो वो याद हो गया, पंजाबी की याद हो गई। हमने कोई रट्टा लगाने के लिए थोड़े किया है, तो अपने लिए पढ़ा है, निज के लिए पढ़िए। धर्म की मीमांसा भी अपने लिए कीजिए, इसलिए नहीं कि आपके पिता हिंदू थे या सिख थे या क्रिश्चियन थे कि मुसलमान थे। आप पढ़िए, पूरा तटस्थ भाव के साथ पढ़िए, तो शायद सत्य के दर्शन हो जाएंगे। धर्म की मीमांसा की आपने बात कर दी, तो जैसे कि आपसे पहले भी मेरी अलग से भी बातचीत हुई है कैमरा के अलग, आपका आप नास्तिक मानते हैं अपने आप को, लेकिन आपकी जो बातें हैं वो सारी धर्म से जुड़ी हुई बातें हैं, भगवान के इष्ट देव से जुड़ी हुई बातें हैं। तो आपकी जो फिलॉसफी है उसको सुन के कई बार कबीर याद आते हैं, कि आप, ऐसा लगता है कि आप मस्त मौला जैसे एक फकीर, भले ही आपने अपनी ड्रेसअप कैसे भी हैं, लेकिन आप में एक फकीर सा नज़र आता है बात करते हुए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज हम आपसे ये मीमांसा भी पता लगाना चाहेंगे, जैसे ओशो हैं, कई लोग उनको मानते हैं बड़े फिलोसफर थे, या दूसरे कंट्रीज के हुए हैं, तो आप का फिलॉसफी क्या है भगवान के बारे में और धर्म के बारे में क्या है, कोई संक्षिप्त से आप जरा बताइए। धर्म के बारे में जानना चाहते हैं या दर्शन के बारे में? धर्म के बारे में मेरे ख्याल आपका तो एक पे बोलेंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा, दोनों को थोड़ा शॉर्ट में। अंग्रेजी में 2 चीजें बोलना चाहता हूं, दोनों ही कहावत है। मैन इज द बेस्ट इमेजिनेशन, मैन इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, एंड गॉड इज द बेस्ट इमेजिनेशन ऑफ मैन। नंबर 1 जी। ये तो पता नहीं किसने लिखा है, मार्क ट्वेन जैसे महान साहित्यकार ने। मैं बोलना चाहूंगा, रिलीजन वॉज इन्वेंटेड when the first con man met the first fool on this earth. Good. अब ये समझने वाली बात है, ट्रिब्यून अंग्रेजी में भी आता है, the religion was invented when the first con man met the first fool on this earth. ये भगवान एक अनुमान है, विज्ञान ही, आप समझ लीजिए, विज्ञान ही एक ज्ञान है। विज्ञान की कसौटी पे जो खरा उतरेगा, विज्ञान के अंदर जो जान चुका है उसके बाद भी एक विनम्रता है। और वो लोग जो धर्म के ठेकेदार हैं या धर्म है, कुछ नहीं जाना है, फिर भी क्लेम करते हैं कि सब कुछ जान लिया है। तो भगवान है, मनुष्य की चेतना, मनुष्य का अनुमान है जी। एक अननोन अदृश्य शक्ति है जिससे हम सब भयभीत रहते हैं। और अगर है तो खुद सामने क्यों नहीं आता है? ग्रंथों के माध्यम से अपने आप को क्यों प्रकट करता है? और ग्रंथ तो ईश्वर ने, ग्रंथ तो मानव मनुष्यों ने लिखे हैं। ये बड़ी लंबी चर्चा है। बाकी बची आपने ओशो की बात, तो ओशो अपने समय के बहुत बड़े एक विचारक थे, लेकिन
जब विचारक एक ऑर्गेनाइजेशनल जंजाल में फंस जाता है तो उसका भी वही होता है जो उनका ऑर्गेनाइजेशन। आश्रम जब खोलने लगते हैं आप, एक ऑर्गेनाइजेशन पूरा तंत्र चलाने लगते हैं, शासन प्रणाली, तो इत्तेफाक से और दुखद कि एक इतनी अच्छी चेतना का व्यक्ति जो था उसका भी वही हुआ, वही अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गए। कंट्रोवर्सी बुरी बात नहीं है, सेक्स की बात करके कोई बुरी बात नहीं है, नई चेतना के साथ आए, सब बात की, लेकिन फिर वही हाल हुआ जो दुखद था। अनुज, हम समापन की ओर चलते हैं जी। आपसे एक दो प्रश्न। आप जैसे कि पहले भी बात हुई, बहुमुखी प्रतिभा है, अभिनय है, संगीत है, निर्माता है, निर्देशक हैं, इन सब में आप अगर आपको एक चुनना हो तो इसमें से आप अपने आप को उसमें बेस्ट किस चीज में मानते? मैं किसी में नहीं मानता, मैं नहीं हूं, आई एम ए लर्नर। और मैं देखिए, ये अथाह सागर है, कला अथाह सागर, ये संसार ही इसका कुछ नहीं, मैं किसी में कुछ बेस्ट नहीं हूं। आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट, आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट, बस इतना मैं कह सकता हूं। मैं किसी में कोई बेस्ट हूं ही नहीं, सही, ये बेस्ट तो कोई है ही नहीं। जिसने बेस्ट कहा वही, जब भी किसी फिल्म मेकर ने कहा है मैं अपना बेस्ट शाहकार बना रहा हूं, वही शाहकार उसने सबसे खराब बनाया है। जी। फिल्म इंडस्ट्री में जो बेस्ट किसी निर्माता हैं, निर्देशक हैं या अभिनय करने वाले हैं, उनमें आपके कोई प्रेरणा स्रोत? नहीं, प्रेरणा, आप किसी को ये मानते हो कि एक दो नाम ऐसे कि इनको नहीं, आप प्रेरणा स्रोत रही है, मैं प्रेरणा स्रोत रही है। आप उससे पूछ सकते हैं, इस तरह से इसको पूछिए आप कि आपको कौन लगता है कि अच्छे कलाकार हैं, तो मैं बता सकता हूँ आपको। प्रेरणा स्रोत नहीं है। इतनी सब बातें करने के बाद आपको क्या लगता है कि जो आदमी कबीर से और दादू से और बुल्ले शाह से जो जिसकी पूरी रोए के अंदर आता है वो नहीं, मुझे लगता है कि ये प्रश्न अनुचित होगा, लेकिन फिर भी मैं बता सकता हूँ कि कौन अच्छे कलाकार, जिनको अच्छे कलाकार मानता हूँ। बलराज साहनी को अच्छा कलाकार है, मोतीलाल जी बहुत अच्छे कलाकार थे, कन्हैया लाल जी बहुत अच्छे कलाकार थे, अमिताभ बच्चन अपने इब्तदाई दौर के अंदर बहुत अच्छे कलाकार थे, दिलीप कुमार कमर्शियल फिल्म के सेटअप में बहुत अच्छे कलाकार थे, संजीव कुमार बहुत अच्छे कलाकार। आज की पीढ़ी के लिए, आज की पीढ़ी में अगर मैं काम ठीक से मैं देखता नहीं हूँ फिल्में, क्षमा चाहता हूँ फिल्में नहीं, फिर भी मुझे ऐसा लगता है ऋतिक रोशन अच्छा कलाकार है जी, अच्छा काम कर सकते हैं उससे। और क्या बचे, आज के लिए मैंने जिनके नाम लिए उनकी भी फिल्में नहीं देखी है मैंने, सारी आइकॉनिक फिल्में मैंने देखी नहीं। मैंने सबसे ज़्यादा फिल्में वो 70 और 71 में 15-16 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा फिल्में धर्मेंद्र और राजेश खन्ना की देखी हैं। मैं और किसी की फिल्में ही नहीं देखी, मैंने हार्डली मैंने किसी की फिल्म। अभिनेत्री में अगर मैं मानूं तो नरगिस बहुत अच्छी, नरगिस, और श्रीदेवी अच्छा काम करती थी, या वहीदा रहमान बहुत अच्छा काम करती थी, या नो डाउट अबाउट। मैंने स्मिता के साथ भी काम किया, शबाना के साथ भी काम किया, या अच्छी कलाकार। गीता बाली क्या कलाकार थी, आहा, बहुत बढ़िया कलाकार थी, बहुत बढ़िया कलाकार थी। मीना कुमारी के कुछ काम बताऊंगा मैं आपको, क्या बात है। मैं आपको ये भी बता सकता हूं आपके दर्शकों को कि अगर आपको अच्छे गाने के ऊपर किसी कलाकार का अभिनय देखना है कि कितना अच्छा परफॉर्म किया उस गाने के अंदर, गाना कितना अच्छा है, तो आप दो देखिएगा। दो है, शम्मी कपूर का छम छम बाजे पायलिया और आओ आओ सुनी रे सजरिया, महमूद साहब का पड़ोसन में। ये आजकल के जो है, आजकल के हों कि परसों के हों, उन सब का एक्टर को बोलना, देख लो गाना जब पिक्चराइज होने को आए, तुमको गाना कैसे स्क्रीन के ऊपर गा के प्रोजेक्ट करना है, ये लेसन है, टेक्स्ट बुक है। शम्मी कपूर का देख लीजिए छम छम बाजे पाया लिया, और महमूद का देख लीजिए आओ। अच्छा, और गाना अगर डांस करते हुए देखना है तो देवदास जो बनी थी, बिमल रॉय ने देवदास जो बनाई थी, साहिर का लिखा हुआ गीत है, संगीत है SD बर्मन का। आप कटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नृत्य के पॉइंट ऑफ व्यू से वैजंती माला को देख लेना। अब आगे तेरी मर्जी, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। या फिर आप मेरे हमदम मेरे दोस्त में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की कंपोजिशन है,
और मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत है, अल्लाह ये अदा कैसी है। इन मुमताज को डांस करते हुए देखिएगा, आप देखिए, मैं बोल रहा हूं ना आपका, मुमताज को डांस करते हुए देखिए, आपको लगे डांस क्या, डांस क्या हो रहा है, क्या डांस हो रहा है, वाह वाह वाह। और एक सीन में देखिएगा, वो लक्ष्मीकांत प्यारे रूप तेरा मस्ताना, उसमें एक दो एक्सप्रेशन मुमताज ने ऐसे दिए हैं शर्माने के, आकाश पे दो तारे सदियों से चमकते हैं, महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर का गाया हुआ है गाना। देखिए आप। अभिनय के क्षेत्र में जाने के लिए कोई उत्साही हो युवा, वो तो सभी युवक उत्साहित होते हैं, उनके लिए कोई संदेश, कोई निर्देश, कोई आप बता सकें, जो मुंबई का रास्ता लेते हैं या बनना चाहते हैं कुछ, उनके लिए कोई आप कोई टिप्स देना चाहें? मैं टिप्स सिर्फ इतना ही देना चाहता हूं कि सबसे पहले क्या है कि कमाल की बात है कि हमारे बच्चे जो हैं, यंगस्टर्स हैं, मुंबई जाने का और अभिनय क्षेत्र में जाने का रास्ता बहुत जल्दी आसानी से उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें कोई डिग्री की नहीं होता है। आर्किटेक्ट बनने के लिए वो आपसे सोचेंगे नहीं, डॉक्टर बनने के लिए नहीं सोचेंगे, वकालत बनने के लिए नहीं सोचेंगे, लेकिन यही एक ऐसा रास्ता जिसके लिए डिग्री नहीं चाहिए। तो पहले सबसे पहले अपने अंदर झांक के तो देखो कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है कि नहीं है, उसके बाद बात करेंगे। लेकिन फिर भी चंडीगढ़ में रंगमंच के बड़े बड़े कलाकार हैं, रंगमंच से जुड़ो, जहां पे थोड़ा सा देखो, सिर्फ इनको देख के, टीवी के और ओटीटी के पर्दों के ऊपर देख के उसकी तरह एक्टिंग करने की कोशिश मत करो। मुंबई शहर में, महाराष्ट्र में सैकड़ों हजारों लोग, लड़के लड़कियां रोज आते हैं। तो या तो तुम मुकद्दर के सिकंदर हो तो अलग बात है, नहीं तो कम से कम अपने अंदर की प्रतिभा को तलाश करो, रैशनल भाव के साथ, तटस्थ भाव के साथ, कि तुम्हारे अंदर प्रतिभा है कि नहीं। तुमने खुद सोच लिया तुम्हारे अंदर प्रतिभा है, लेकिन जब वहां पे जाके खड़े होगे ना, तब तुम्हें पता पड़ेगा कि ऐसा सोचने वाले कि हम टैलेंटेड हैं, बहुत वहां पर आते हैं। डोले वाले बना के थे, बहुत लोग आते हैं, लेकिन डोले बनाने वाले बहुत लोगों को देखा, आते छुपते और जाते हुए देखा। आप सब आए, लेकिन पहले अपने अंदर के तलाश तो करें कि आपके अंदर कलाकार है या नहीं है, वो इंपॉर्टेंट बात है। आज अगर जो एक्टिंग में आना चाहते हैं, डांसिंग में आना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, पहले दूसरों को सुनाओ तो सही कि तुम्हारे अंदर है कि नहीं। अपने माँ बाप को मत सुनाना, हर माँ बाप को रोता हुआ, माँ को रोता हुआ बच्चा भी कलेजे से लगाना पड़ता है। इसलिए पता करो कि तुम्हारे अंदर, ये प्रार्थना करना कि तुम्हारे अंदर वो टैलेंट आ जाए कि तुम पहचान सको कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है या नहीं है। वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और संघर्ष की राह है भाई। या तो तुम बता दो कि तुम मुकद्दर के सिकंदर हो, तो फिर तो बात अलग हो जाती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। करोड़ों में कोई एक मुकद्दर का सिकंदर होता है। तुम्हें श्रम करना है, तुम्हें अपने आप को प्रूव करना है, हर मोमेंट के ऊपर प्रूव करना है तुम्हें। संघर्ष की डगर है, बहुत कठिन है डगर फनगट की, अब का भर लाऊं जमुना से मटकी, लाज राखो मोरे घूंघट पटकी। तो बहुत स्ट्रगल है। आओ, मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं करूंगा, लेकिन स्ट्रगल करने के लिए तैयार रहना। और ये स्ट्रगल लोगों ने 17-17 साल तक किया और वापस लौट गए। तो पहले अपने अंदर की प्रतिभा को तो पहचानो ना। मुझे ताज्जुब है, हर जगह पे मुझसे पूछते हैं, हमको अगर शौक है तो हम क्या करें। किसी ने ये नहीं पूछा सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मुझे क्या करना चाहिए। आप कभी किसी डॉक्टर का इंटरव्यू लेंगे ना, उससे कभी नहीं पूछा जाता बेटा 5 साल का MBBS का कोर्स है, झक मारनी पड़ती है वहां पे जाके। वकालत का कोर्स करना पड़ता है, वहां पे झक मारनी पड़ती है। आर्किटेक्ट का झक मारनी पड़ती है। बिल्डर बनने के लिए कितना वो करना पड़ता है, बैंकिंग जाने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए। लेकिन बेचारा एक ये फिल्मी दुनिया ही ऐसा हो गया जहां हर आदमी सोचता है यहाँ तो आसानी से चले जाएंगे। ऐसा नहीं है बॉस, रियलिटी यही है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद अन्नू जी, आप हमारे यहाँ पधारे हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत की थी कि हम वार्ताक्षरी शुरू करें, लेकिन क्योंकि आप अंताक्षरी करते रहे हैं, अंताक्षरी का मतलब होता है कि बाद में उसके आगे के बोल क्या हो, अंत मतलब एंड अक्षरी, अंत का उसको आगे फिर चलती है दूसरी बात। तो इसको मैं अंताक्षरी के रूप में ख़त्म करूँगा, क्योंकि हमने नेक्स्ट टाइम फिर आगे बढ़ना है, जो अंतिम अक्षर आया है। तो नेक्स्ट इंटरव्यू में, क्योंकि बहुत विद्वान आप हैं, एक जैसे गंगा में गोता लगाने वाली बात है, बहुत सी बातें आपने भी कहा कि और कभी कहेंगे जो विषय आपने बोले हैं।
तो हम आशा करेंगे आप फिर यहाँ पधारेंगे थैंक यू और फिर से हमें नवाजेंगे। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार थैंक यू नमस्कार। तो ये थे अन्नू कपूर, बहुमुखी प्रतिभा के धनी। अभिनय का क्षेत्र हो, संगीत का क्षेत्र हो, गीत का क्षेत्र हो, निर्माता, निर्देशक, गागर में सागर थे ये अन्नू कपूर। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। फिर कभी दोबारा सुहाना सफर करेंगे किसी और शख्सियत के साथ, बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। नमस्कार।